सो अगर आप एक म्यूजिशियन हो और आपके गाने एवरेज साउंड करते हैं और उनको प्रोफेशनल साउंड कराना चाहते हो, तेरा जाना तड़पाना। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कियान, जो कि हमारे बेसलेस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, उनकी केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं कि वो जब गानों को क्रिएट कर रहे थे तो क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से उनके गाने इमैच्योर साउंड कर रहे थे, एंड बेसलेस स्कूल के इन फ्रेमवर्क से उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई और अब वो काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल गानों को क्रिएट कर पा रही हैं। तो शायद ये जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके भी काम आ जाए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज, माय नेम इज उत्कर्ष अरोड़ा एंड आई एम फाउंडर ऑफ बेस लीला, जहाँ पे हम हेल्प करते हैं म्यूजिशियंस को उनके ट्रैक्स को प्रोफेशनल साउंड कराने में। एंड ये वीडियो से आई एम श्योर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। What's up guys, this is Kian. I am a singer, songwriter, music producer और मैं बेसिला के अगस्त बैच 2025 का स्टूडेंट हूँ। मैंने बेसिला में इसलिए इनरोल किया बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन के म्यूजिक निकालना चाहता था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली उससे पहले म्यूजिक प्रोडक्शन इतनी अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी में नहीं कर पाता था। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था बट मेरे को कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिलता था कि स्टार्ट कहाँ से है, एंड कहाँ से है, मिक्सिंग कहाँ करनी है, मास्टरिंग कैसे करनी है। और अगर वीडियोस होते थे तो फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं होती थी, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता था कि आपको कंसेक्यूटिवली कैसे आपको आगे बढ़ना है। कोई एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट नहीं था और आप रैबिट होल के अंदर डिग डीप करते 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 आपके 3-4 साल कब वेस्ट हो जाए आपको नहीं पता चलता। सो आई एनरोल्ड इनटू बेस लीला। ऑल्सो द ग्रेट थिंग वाज दैट के 4 मंथ्स के अंदर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने को मिलता है। सो दैट वाज अ रियली ग्रेट थिंग। तो जो कियान है वो हमारे बेसला स्कूल के 2025 के स्टूडेंट है। सो एक बार सुनकर देखते हैं कि पहले कियान के गाने किस तरीके से साउंड कर रहे थे। मिलकर भी हम मिल ना सके, अगले जन्म का वादा रहा, कर कर के याद हम ना थके, इस वजह को मैंने सहा। याद है जब तेरी बाहों में बुलाए को कि मुझे, इस वजह को मैंने सहा। सो अगर आप सुनकर देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कियान है ये एकदम ही बिगनर म्यूजिशियन नहीं है। इनको थोड़ा बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें आती हैं कि कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, मेलोडीज़ कैसे प्लेस करते हैं, बट अगर आप इनके गानों को सुनोगे तो ये स्टिल प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहे हैं, राइट। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो कियान के साथ जब हमने टीचिंग करना स्टार्ट करा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ आया कि जब वो गानों को क्रिएट करते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है। सो व्हाट इज़ एन अरेंजमेंट, कि जब भी आप एक गाने को क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो एज अ बिगनर आपको हमेशा एक रेफरेंस ट्रैक लेकर चलना चाहिए। रेफरेंस ट्रैक का मतलब ये है कि लेट्स से आप अपने घर पे खाने को क्रिएट कर रहे हो, राइट, एंड आपकी मॉम ने आपको बोला कि भाई कढ़ाई पनीर बना। सो आपको पता है कि कढ़ाई पनीर के अंदर टमाटर डलने वाला है, कैप्सिकम डलने वाला है, एंड आप हल्का सा रेफरेंस लेते हो। आप याद करने की कोशिश करते हो कि जब मैं मॉम के हाथ का कढ़ाई पनीर खाता हूँ या ढाबे में जब जाके खाता हूँ तो वो टेस्ट कैसे करता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शायद डले होते होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मैं बोल दूँ कढ़ाई पनीर बनाओ बट आपको दिमाग में पता ही नहीं कि कढ़ाई पनीर बनता कैसे, तो आप उसमें एप्पल डाल दोगे, बर्फ़ी डाल दोगे, काजू डाल दोगे। बट अगर आपके पास एक रेफरेंस है कि अच्छा ऐसे बनता है कढ़ाई पनीर, सो आपके लिए उसको बनाना ईजी होगा एंड देन उसके ऊपर आप अपना फ्लेवर ऐड कर सकते हो। सेम प्रॉब्लम कियान के साथ भी थी कि जब वो गानों को क्रिएट कर रहे थे सो उनके गानों का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई अरेंजमेंट नहीं होता था। एंड अरेंजमेंट इसलिए नहीं होता था क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट स्टार्टिंग में यही सोचता है कि मेरे को तो पता नहीं बहुत ही अलग अरेंजमेंट बनानी है, मेरे को तो बहुत क्रिएटिव खेलना है। बट सबसे पहली चीज़ हमें मेक श्योर करनी है कि भाई आपको एक रेफरेंस ट्रैक लेना है एंड उसके अरेंजमेंट को समझना है। अब जैसे जो कियान जिस टाइप का म्यूज़िक बनाना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिंदी म्यूज़िक है, बॉलीवुड टाइप्स है, बट उनका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा वीकेंड एंड वेस्टर्न आर्टिस्ट से ड्राइव होता है। सो जब हम सेशन कर रहे थे तो इनफैक्ट उस सेशन में हमारे बेसला स्कूल के एक और स्टूडेंट है पारस। सो पारस, कियान एंड हम साथ में जब सेशन कर रहे थे तो मेरे को समझ में आया कि वो एक गाने को क्रिएट करें जो कि वीकेंड के अरेंजमेंट से इंस्पायर्ड है, बट वो मुझे समझ में आ रहा था। बट जब वो सेम गाना वो नॉर्मल लोगों को, जनता को सुना रहे थे, उनको नहीं पता कि वीकेंड के अरेंजमेंट से उठा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट रेफरेंसिंग जब वो गाने को क्रिएट करे थे उनके पास एक डायरेक्शन थी कि अच्छा मेरे को ऐसा गाना बनाना है। देखूं तुझको तू होना चाहता जुदा, तेरा जाना तड़पाना, जाने ना सोने जाने तू जाना, देखूं तुझको तू होना चाहता
तेरा मेरा अफसाना। सो आप देखोगे इन्होंने जिस तरीके से उस गाने को क्रिएट करा हुआ है वो बहुत डिफरेंट है जो उनका ओरिजिनल रेफरेंस था, बट स्टिल एज अ टेक्निकल म्यूजिशियन जब मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई उससे रेफरेंस उठा हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेफरेंस इन्होंने मल्टीपल गाने रिलीज़ कर दिए एंड उससे पहले ये इसी चीज़ में स्टक थे कि अब मैं गाने को आगे कैसे बढ़ाऊँ। समझ रहे हो, इतना सा तो गाना बना दिया बट इसको आगे कैसे बनाओ, और वहीं पे मोस्टली आर्टिस्ट रुक जाते हैं और गाने को कंप्लीट ही नहीं करते। सो जब आप भी कभी भी गाने को क्रिएट कर रहे हो हमेशा गानों के रेफरेंस लो, उसको अपने डॉ के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड हमेशा एरिया सेलेक्ट कर लो कि ये फर्स्ट जो 8 बार है ये हमारा इंट्रो है, फिर हमारा वर्स है, फिर हमारा हुक है। जिस भी तरीके से आपके गाने की अरेंजमेंट काम कर रही है एंड हमारे बेसिकली स्कूल के क्लासेस के अंदर भी हम यही सिखाते हैं कि ये हुक, वर्स और कोरस चीज़ें होती हैं। सो जो सेकेंड चीज़ कियान की उस गाने को एमेच्योर बना रही थी उनके लेटेस्ट ट्रैक से, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करते हैं। मिलकर भी हम मिल ना सके, अगले जन्म का वादा रहा, कर कर के याद कि तेरे बिन अब जीना मुमकिन नहीं, बंदिश पे मेरी अटकी ना बेखुदी, हाँ जाने मन तुझको परवाह ही नहीं, हाँ देखूं तुझको तू होना चाहता जुदा, तेरा जाना तड़पाना। वो थी प्रॉपर लेवलिंग एंड मिक्सिंग। सो उनके उस गाने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ड्रम्स को उतना ही लाउड रखा हुआ था जितना उन्होंने पियानो को रखा हुआ था और उतने ही लाउड उनके वोकल्स भी थे, जबकि जब हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। क्या, दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? बैलेंसिंग नहीं करते हैं, हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। यानी कि जब आपके घर में मम्मी आलू की सब्जी बना रही है तो जितना अगर 1 किलो आलू डलता है उस सब्जी में तो 1 किलो नमक नहीं डलता है, 1 किलो मिर्ची नहीं डलती है, 1 किलो तेल नहीं डलता है। 1 किलो तेल डाल दोगी मम्मी तमाचा मारेगी, बेटा बाहर निकल, सारा महीने का राशन तूने एक दिन में ख़त्म कर दिया। सो वो आलू इतना डालते हैं, फिर पनीर इतना डालते हैं, उससे थोड़ा कम टमाटर डालते हैं, उससे थोड़ा कम प्याज डालते हैं, उससे थोड़ा कम अदरक लहसुन, उससे थोड़ा कम मिर्ची डालते हैं। प्रायोरिटाइजेशन। सो कियान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब वो पहले गानों को क्रिएट कर रहे थे तो वो उन्होंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के आई गेस या आई डोंट नो हाउ उनको ये समझ रहा था कि उनको बैलेंसिंग करनी है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमने मल्टीपल सेशंस करे बेसिकली स्कूल के अंदर तो उनको समझ आया कि म्यूजिक को क्रिएट करते टाइम प्रायोरिटाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग से। सो उन्होंने जैसे अपने गाने के अंदर प्रायोरिटाइजेशन करनी स्टार्ट करी इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग, सो उनके गाने खुद ब खुद ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करने लग गए। एंड जब आप भी अपने गानों को क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि आप गाना किस टाइप का बना रहे हो। लेट्स से आप एक सजनी रे जो अरिजीत सिंह का गाना वैसा गाना बना रहे हो, तो उसके अंदर सबसे हाई प्रायोरिटी वोकल्स ही होती है, देन गिटार्स होता है, देन बेस होता है। बट यहीं पे अगर आप रफ्तार पाजी जैसा, हनी पाजी जैसा, बादशाह पाजी जैसा एक हिप हॉप ट्रैक बना रहे हो तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे ड्रम्स आते हैं, बिकॉज इट्स एन हिप हॉप ट्रैक। हिप हॉप और EDM की लेवलिंग थोड़ी सिमिलर सी होती है। तो ड्रम्स पहले होते हैं, फिर वोकल्स होते हैं, फिर बेस होती है एंड इंस्ट्रूमेंट भी उधर ही होते हैं। एंड हमारे बेसिकली स्कूल के अंदर अब एक और फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, राजा फ्रेमवर्क, कि लो फ्रीक्वेंसी का राजा सबसे पहले पकड़ो, फिर मिड फ्रीक्वेंसीज का राजा सबसे पहले पकड़ो और हाई फ्रीक्वेंसी का राजा सबसे पहले पकड़ो और उनको लेवल करो। उसके बाद उनके जो सेनापति है फिर उनके जो नीचे वाली चीज़ें उनको फिर लेकर आओ, तो उससे प्रायोरिटाइजेशन भी हो जाती है, प्लस हर फ्रीक्वेंसी बैंड वाइज आप अच्छे से मिक्सिंग भी कर लेते हो। नेक्स्ट चीज़ जो अगर आप उनके गाने में नोटिस करोगे वो भी स्पेशली इस वाले पार्ट में कि इनके वोकल्स की जो प्रोसेसिंग है वो ढंग से नहीं हो रखी, इसलिए जो स और श शब्द हैं वो चुभ रहे हैं और पूरा वोकल बहुत पतला साउंड करता है। एक बार आप गाने को दोबारा से सुनकर देखो। मिलकर भी हम मिल ना सके, अगले जन्म का वादा रहा। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो कियान है वो वोकल प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझ रहे थे। तो इसके लिए हम बेसिकली स्कूल के अंदर बहुत ही ईजी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जो कि पहले सफाई करो, पहले इक्विंग करो, फिर उसको बैलेंसिंग करो कंप्रेशन से, फिर हल्का सा अगर उसमें अपना स्वाद डालना है, उसको ब्राइट बनाना है, तिखा बनाना है, नवान संधू, करण औजला की तरह, फिर बहुत सटल बनाना है अरिजीत सिंह की तरह। सो हम फिर से EQing करते हैं अपने स्वाद डालने के लिए एंड देन हम फिर से कंप्रेशन अप्लाई करते हैं स्वाद अनुसार, फिर हम डालते हैं एक एको एंड रिवर्ब। अगर ये 4 प्लगइन्स को आप ढंग से यूज़ कर रहे हो देन उसके ऊपर आप 4-5 और प्लगइन्स डालना चाहते हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। बट अगर इनके 4-5 प्लगइन्स से आपका वोकल्स अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, सो आपका गाना अच्छा साउंड नहीं करने वाला, चाहे आप कोई मर्जी आगे प्लगइन डाल लो। एंड आप देख सकते हो कि अब कियान के वोकल्स किस तरीके से साउंड कर रहे हैं। बस के पहले से रहता, बोलना ज़माना क्या तुझसे कहता, यूं ये फकीर संग तेरे फिरता, छड़ के तू दूर जावे, दीन में तारे न लावे, दूजे संग तू बुझ जावे, दस मैं की करा, दम विच गुट गुट के मैं यूं मर जावा तेरे
कोस कोस के दस मैं की करा औकात नहीं है मेरी जात नहीं है मेरी प्यार नहीं है हकीकत है औकात नहीं है मेरी जात नहीं है मेरी प्यार नहीं है हकीकत है तेरे जिस्म के लिए हूँ मैं तरसता सोच कर ये खुद को बर्बाद करता कोई है जो तुझको हंसी दर्द देता सोच के ये खुद में मैं 100 बार मरता मुझको भी तू ऐसे चाहिए मुझको भी तू ऐसे चाहिए छड़ के तू दूर जावे दिन में तारे न लावे। तो ये फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, इनको भी मैंने यही सिखाया एंड इसके बाद जो उनके वोकल्स थे वो खुद ब खुद बेटर साउंड करने लगे, क्योंकि हम लोग ना एक्चुअली में प्लगइन्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यूट्यूब पे इतनी सारी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है कि कोई बता रहा है हार्डवेयर वाला प्लगइन यूज़ कर लो, कोई बता रहा है डिजिटल वाला प्लगइन यूज़ कर लो, कोई बता रहा है ये यूज़ कर लो, कोई बता रहा है वो यूज़ कर लो। अब ये जो लोग बता रहे हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, बट एज अ बिगनर जो स्टार्ट कर रहा होता है वो सारी चीज़ें देख के ओवरवेलम हो जाता है। अब इसको इसी तरीके से समझो ना, लेट्स से आप स्कूल जा रहे हो, आप अभी फर्स्ट क्लास में हो, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड क्लास में आप ये पढ़ोगे, थर्ड में ये पढ़ोगे, फोर्थ में पढ़ोगे, फिफ्थ में पढ़ोगे, सिक्स्थ में पढ़ोगे, सेवन्थ में पढ़ोगे, एट्थ में, नाइन्थ में, ट्वेल्थ में आपको E=MC² भी पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट क्लास का बच्चा, जो छोटा सा बच्चा, बोलेगा पैन दी भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना सब कुछ समझना पड़ेगा ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बट स्कूल के अंदर बना हुआ है ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे बन के लेवल्स है ना, क्यों है? पहले दिन ही बच्चा जब आ रहा है फर्स्ट क्लास में, उसको बैठ के पढ़ा, चल तू अभी पढ़, तू 12th की भी अभी पढ़, 11th की भी अभी पढ़, सब कुछ अभी पढ़। ऐसा नहीं होता, राइट? स्टेजेस होते हैं, उसके थ्रू जब बच्चा जाता है उसका दिमाग भी मैच्योर होता है, प्लस उसको धीरे धीरे और बेटर चीज़ें समझ आती है। यही सेम फ्रेमवर्क हमारे बेसिकली स्कूल के अंदर ही फॉलो करते हैं हम। मंथ 1 इज़ बेसिक्स, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे एडवांस हो, बेसिक्स पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है, क्योंकि बहुत लोगों को तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते हैं। मंथ 2 इज़ ऑल अबाउट इंटरमीडिएट, कि आप अपने उस बेसिक नॉलेज से 1 या 2 मिनट के गाने को क्रिएट करो। थर्ड एंड फोर्थ मंथ इज़ लाइक एडवांस, कि अब आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, मिक्सिंग कैसे करनी है, एडवांस सूट 2 कैसे चलाना है, मास्टरिंग कैसे करनी है, सीरम कैसे चलाना है, एडवांस अरेंजमेंट कैसे करनी है। एंड द लास्ट मंथ इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मोनेटाइज ऑल दैट स्किल्स, जो कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, मेटाट्स कैसे चलानी है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। सो अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी उस गाने के अंदर, जो कि मोस्टली लोगों के गानों में होती है, वो है रॉन्ग सैम्पल सिलेक्शन। यानी कि जब आप गाने को क्रिएट कर रहे होते हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि भाई अब इसके अंदर मैं कोई भी सैम्पल डाल देता हूँ। बट सबसे पहले एज अ बिगनर हमें ये समझना होता है कि भाई ये जो हम जॉनरा बना रहे हैं इसके अंदर किस टाइप के सैम्पल्स अच्छे लग सकते हैं। सबसे पहले हम वो ट्राई करते हैं। सो हम लोग इसके लिए स्प्लाइस यूज़ करते हैं। स्प्लाइस के अंदर एक एरिया है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे जॉनरास दिखते हैं और हर एक जॉनरा के सारे सैम्पल पैक दिखते हैं। एंड वी रिकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ बेसिला स्कूल कि भाई स्प्लाइस की 800 से 1000 रुपये की सब्सक्रिप्शन होती है महीने की, वो एक बार ले लो, 2 लोग शेयर करके ले लो, 400 रुपये महीना पड़ेगा। एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा सैम्पल कैसे साउंड करता है विद देयर जॉनरा टैग, ताकि आप साउंड को और उसके टैग को समझ पाओ। अगर अभी आप मेरे को कोई किक सुनाओगे ना हाउस की, या फिर कोई किक सुनाओगे डबस्टेप की, मैं उसको सुनकर बता दूंगा कि इस जॉनरा, क्योंकि मैंने उस जॉनरा का टेक्सचर को उसके टैग से पहचानता हूँ मैं। क्या मैंने स्प्लाइस यूज़ करा है? नहीं, मेरे टाइम में स्प्लाइस नहीं था, बट मैंने इसके लिए 4, 5, 6 साल खर्च करे हैं जहाँ पे मैंने हर एक जॉनरा बनाया। बट आज के टाइम पे अगर आपको सेम चीज़ सीखनी है, जो मेरे को 5 साल लगी थी, वो आप शायद 1 या 1.5 महीने में समझ सकते हो, जस्ट फोकसिंग ऑन स्प्लाइस। उसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो अगेन आपके जो भी साउंड है, जो टेक्सचर्स हैं, वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप हिप हॉप बना रहे हो बट उसमें आप हाउस की किक यूज़ कर रहे हो। क्या आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हो, बट सबसे पहले एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ वी डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हम एक बेसिक रोड मैप से जाते हैं, 3rd या 4th मंथ में हम ट्राई करते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन करो, जो कि हमने बहुत बार कियान ने भी अपने गानों में भी करा हुआ है, जहाँ पे वो किसी इंडियन साउंड को या फिर कोई इंडियन वेस्टर्न साउंड को ब्लेंड करके कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज सोशल मीडिया। सो कियान के साथ मैंने बहुत सेशन करे हैं, इनफैक्ट हमने क्लासेस के बाद भी डिस्कशन करी है, जहाँ पे हम ये उनको बता रहे हैं कि अडोबी प्रीमियर प्रो चलाओ या दाविंची चलाओ, एंड प्लीज़ अपने कंटेंट को एडिट करके डालो। एंड राइट नाउ जो भी वो कंटेंट डालते हैं वो बहुत बढ़िया चलता है। एंड अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो और अपनी आर्ट को जितना कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पर डालोगे तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड विद दैट रिजल्ट आपको काम आएगा, आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। एक बार आपको विजिबिलिटी मिलेगी देन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी ऑडियंस कहाँ है और मैं कहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ इन ऑडियंस को मोनेटाइज करने के लिए। तो
तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो उनका एमेच्योर ट्रैक था वो काफ़ी प्रोफेशनल साउंड करने लग गए। बट हाँ, अगेन इसमें टाइम लगता है, कोई एक दिन या 2 दिन की चीज़ नहीं है। प्लस अगले बंदे को भी उतना ही एफर्ट देना होता है जितना हम दे रहे हैं, तभी ये रिजल्ट्स दिखते हैं। एंड आप कियान की भी पीओवी से सुन सकते हो कि जब वो हमसे पढ़ रहे थे तो उनका कैसा रिजल्ट रहा। What's up guys, this is Kian. I am a singer, songwriter, music producer और मैं बेसिला के अगस्त बैच 2025 का स्टूडेंट हूँ। मैंने बेसिला में इसलिए इनरोल किया बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन के म्यूजिक निकालना चाहता था। बट मैं अनफॉर्चुनेटली उससे पहले म्यूजिक प्रोडक्शन इतनी अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी में नहीं कर पाता था। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था बट मेरे को कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिलता था कि स्टार्ट कहाँ से है, एंड कहाँ से है, मिक्सिंग कहाँ करनी है, मास्टरिंग कैसे करनी है। और अगर वीडियोस होते थे तो फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं होती थी, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता था कि आपको कंसेक्यूटिवली कैसे आपको आगे बढ़ना है। कोई एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट नहीं था और आप रैबिट होल के अंदर डिग डीप करते 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 आपके 3-4 साल कब वेस्ट हो जाए आपको नहीं पता चलता। सो आई एनरोल्ड इनटू बेस लीला। ऑल्सो द ग्रेट थिंग वॉज दैट के 4 मंथ्स के अंदर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने को मिलता है। सो दैट वॉज अ रियली रियली ग्रेट थिंग। एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड मुझे कंटेंट क्रिएशन भी सीखने को मिला बिकॉज दैट समथिंग जो हार्डली कहीं देखने को मिलता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ अ रियली रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री और उसके अंदर आपको करंट ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेटेड रहना पड़ता है। एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स कि आप अपने म्यूज़िक को ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। सो द फैक्ट दैट मैं जैसा साउंडस्केप बनाना चाहता था, जैसा म्यूजिक बनाना चाहता था, वो अब फाइनली मैं बना सकता हूँ। सो मैं वो फाइनली निकाल सकता हूँ एंड आई कैन बी फाइनली प्राउड ऑफ इट। क्योंकि पहले होता था कि गाने में पोटेंशियल है बट इस गाने को मैं निभा नहीं पा रहा बिकॉज मेरे पास राइट स्किल्स नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल हु टॉट मी देयर एंड इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम ऑनर्ड दैट आई वाज फीचर्ड इन 2 ऑफ बेस लीला's यूट्यूब वीडियोज़। ये बहुत अच्छा यूएसपी लगा मेरे को कि आपको इतने सारे लोगों के सामने फीचर होने को मिलता है एंड इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म कि आप लोगों के सामने अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। सो द एनवायरनमेंट के आप क्लास के अंदर रहते हो, आप आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हो, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आपका माइंड एक फ्लो स्टेट में चला जाता है जो आपको पुश करता है टू बी अ बेटर आर्टिस्ट। कि कोई ना कोई कुछ कर रहा है सो आपको भी लगता है कि नहीं, यू शुड ऑल्सो डू समथिंग। अगर आप लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ रहते हो, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हो, सो उससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट रहता है। बिकॉज अगर आपको एक स्टेज के बाद कन्विक्शन आने लगता है कि दैट यू आर डूइंग गुड, सो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, you start to elevate yourself. I'm still in a process and it's a long way to go. एंड गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर सकते हो एंड अपनी फ्री कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हो एंड जल्दी से बैच में एनरोल कर सकते हो। क्योंकि अभी का वो बैच एक बार क्लोज हो जाएगा, देन उसका जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा 2 महीने बाद होगा। सो आई डोंट वांट कि आप वो चीज़ अपनी सीट को मिस करो, सो डू दैट।